हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय होगा। একজন দুঃশাসন এসেছেন বাংলায়, ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं। আজকে বলছে এসআইআর এর নামে অনুপ্রবেশকারী হাঁটাবো। এতদিন কি করছিলেন? দুধ ভাত খাচ্ছিলেন না? এতদিন পিঠে বারো খাচ্ছিলেন, তাও তো আবার নাকি খান না আপনারা। ममता बनर्जी इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके मंत्रियों के ठिकाने पर से 27 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनते गिनते नोट गिनने की मशीन भी गर्म होकर बंद हो जाती है। ममता जी, ये आजाद भारत, यहाँ माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव करीब है और चुनाव से 3 महीने पहले अब जब चुनावी बयानों में आपको तेवर दिखाई दे रहा तो उन तेवरों के बीच क्लैश ऑफ टाइटन्स जैसी स्थिति है, क्योंकि एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह हैं और एक तरफ आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देख रहे हैं। नमस्कार, न्यूज रूम से वक्त हो गया है सवाल इंडिया का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गणवार। और बंगाल चुनाव को लेकर देखिए राजनीति अब इस वक्त चरम पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आज जब गृहमंत्री कोलकाता में थे तो उन्होंने चुन चुनकर घुसपैठ से लेकर भ्रष्टाचार जैसे मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर बांकुरा में मौजूद थी, उनके बयानों में आज दुर्योधन और दुशासन तक का जिक्र हो आया कि बंगाल में चुनाव है तो दुर्योधन और दुशासन यहां आ गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। अमित शाह आज बंगाल में थे। कोलकाता में शाह ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। घुसपैठिया, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा को लेकर ममता पर जमकर बरसे। ये भी कह दिया कि ममता की तुष्टीकरण अब काम नहीं आने वाली, उनके जाने का वक्त आ गया है। घुसपैठियों को लेकर शाह ने किस तरह ममता को घेरा, ये आपको सुनाते हैं। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं हुआ। हम सभी भारतीयों के लिए। इधर शाह ने ममता पर तंज कसा तो उधर ममता ने बांकुरा में रैली के दौरान पलटवार किया। कहा बंगाल में एक दुशासन आया है, जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। একজন দুঃশাসন এসেছেন বাংলায়, ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন। ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে। এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা।
भ्रष्टाचार को लेकर भी शाह ने ममता सरकार को घेरा। कहा भ्रष्टाचार की वजह से पूरे बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है। घुसपैठ के अलावे भ्रष्टाचार से पूरी बंगाल की जनता त्रस्त है। रोजवेली चिटफंड घोटाला, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर नियम का भर्ती का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन पीडीएस का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं कि मैं पूरा लिस्ट पढ़ूंगा तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा हिस्सा ही उसमें चला जाएगा। अब क्या ममता बनर्जी इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके मंत्रियों के ठिकाने पर से 27 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनते गिनते नोट गिनने की मशीन भी गर्म होकर बंद हो जाती है। उधर ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर सवाल उठाए। कहा ये लोग घुसपैठियों को हटाने की बात कर रहे थे तो अब तक क्या दूध भात खा रहे थे। আজকে বলছে এসআইআর এর নামে অনুপ্রবেশকারী হাঁটাবো। এতদিন কি করছিলেন? দুধ ভাত খাচ্ছিলেন না? এতদিন পিঠে বারো খাচ্ছিলেন? তাও তো আবার নাকি খান না আপনারা। আপনারা তো আবার বাংলার খানা পছন্দ করেন না। বাংলায় যখন আসেন কি খান এটা আমার দেখতে ইচ্ছে করে। বাংলায় যা খাদ্যের সুস্বাদু তার কোথাও নেই। বাংলার মেয়েদের ঘরের রান্না খেয়ে দেখেছেন? একবার তো নাটক করলেন, হোটেল থেকে কিনে আনলেন আর আদিবাসী তপশিলীদের বাড়িতে গিয়ে হোটেলের থালা পেতে খেয়ে বললেন আমি তপশিলীর বাড়িতে খাচ্ছি, আর আজ নমশূদ্রদের নাম বাদ। शाह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल में महिला सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया। कहा बंगाल में महिलाएं 7 बजे के बाद नहीं निकल पाती। महिलाओं को सुरक्षा देना हमारा संवैधानिक दायित्व है। महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है और अधिकृत रूप से कहा जाता है कि महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकले। हम कौन से जमाने में जी रहे? मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, यहां माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, जो देने में आपकी सरकार विफल गई। शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो ममता बनर्जी कोलकाता से करीब 200 किलोमीटर दूर बांकुरा में रैली को संबोधित कर रही थी। शाह ने जहां बीजेपी का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया तो वहीं ममता ने भी बीजेपी पर जमकर जुबानी तीर चलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो घुसपैठिए, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ममता बनर्जी को घेरा। लेकिन बंगाल में बीजेपी की वोट यात्रा का भी उन्होंने जिक्र किया। शाह ने बताया कि 2014 में बीजेपी को 17% वोट मिले थे और सीटें मिली थी 2। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10% वोट मिले और सीटें 3। 19 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ी उम्मीदें लेकर आया, क्योंकि 41% वोट के साथ सीटों का नंबर 18 तक बढ़ गया। और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38% वोट मिले और सीटों में जबरदस्त इजाफा होकर 77 तक ये नंबर जा पहुंचा। हालांकि फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 39% वोट जरूर मिले, लेकिन सीटें कम हुई पिछले चुनाव के मुकाबले और 12 सीटें ही बीजेपी के पास आ पाई। अब 2026 के लिए गृहमंत्री अमित शाह एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से जीतने का दावा कर रहे हैं। आगे आपको हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल निकली है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश नोएडा से हमारे पास आ रही है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। सेक्टर 20 का ये मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार BMW ने एक साइकिल सवार को टक्कर मारी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं और मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही थाना सेक्टर 20 की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने BMW के चालक को हिरासत में लिया और साथ ही कार को जब्त कर लिया है। कार चालक की पहचान 39 साल के मंकुल महाजन के तौर पर हुई, जो कि सेक्टर 44 नोएडा का रहने वाला है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है।
आइए लौटते हैं पश्चिम बंगाल की उस खबर पर जिसमें हम बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी कैसे सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे चल पड़ी, क्योंकि हाल ही में ममता बनर्जी ने ये घोषणा की है कि महाकाल मंदिर का निर्माण होगा और जिसकी आधारशिला अभी जनवरी के दूसरे हफ्ते में रखी जाएगी। लेकिन इस बीच आप ये भी देखिए कि एक तरफ जहां पर महाकाल मंदिर की बात है तो 30 अप्रैल 2025 जब जगन्नाथ मंदिर दीघा में बनवाया गया, इसके अलावा कोलकाता में ही दुर्गा मंदिर की आधारशिला 29 दिसंबर 2025 को रखी गई है और महाकाल मंदिर सिलीगुड़ी में बनाने का ऐलान है। 29 दिसंबर 2025 को ही आधारशिला जनवरी 2026 में इसके लिए रखी जाएगी। तो क्यों ममता बनर्जी को इस राह पर निकलना पड़ रहा है, ये भी अपने आप में एक सवाल है, और वो भी तब जबकि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर लगातार हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के लिए मुश्किल पैदा किए हुए हैं। जगन्नाथ टू महाकाल, वोट बैंक का सवाल। মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে। मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे, ममता हिंदुओं के सहारे। টাকাও জোগাড় হয়ে গেছে। विधानसभा चुनाव से पहले ममता का मंदिर मार्ग। ममता बनर्जी के महाकाल मंदिर बनाने के ऐलान के साथ ही ये साफ लग रहा है कि अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। ममता ने पहले बंगाल के दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनवाया, फिर कोलकाता के न्यू टाउन में दुर्गा आंगन की आधारशिला रखी और अब सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। সারা বিশ্বে বিশ্ব বাংলার ममता ने महाकाल मंदिर की घोषणा ऐसे वक्त में की है जब करीब 3 महीने बाद बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और मुर्शिदाबाद में टीएमसी से ही निकाले गए हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में एक सवाल ये कि हुमायूं कबीर की वजह से जो मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस से कटेंगे, क्या ममता हिंदू वोट बैंक से उसकी भरपाई करने की तैयारी कर रही हैं? बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि टीएमसी से कितने मुस्लिम वोट छिटकते हैं और कितने हिंदू वोट जुड़ते हैं। लेकिन ममता के इस ऐलान के बाद सियासत तेज है। पहले आपको सुनाते हैं कि महाकाल मंदिर को लेकर ममता ने अपने ऐलान में क्या कुछ कहा था। আর একটা সুখবর দিই, জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক নর্থ বেঙ্গল থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি সঞ্জয় টিবরেওয়াল এবং দুগারের সহ অনেকে এসছেন। মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে। জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি, পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি। ট্রাস্টের একটা মিটিং করে বাদ বাকিটা আপনাদের কাজটা করতে হবে, যেটা হচ্ছে আর্কিটেকচারটা। টাকাও জোগাড় হয়ে গেছে, আমি বাজে কথা কম বলি। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में ही थे। ममता के ऐलान का शाह ने स्वागत किया, साथ ही ये भी कहा कि सांप्रदायिक तुष्टीकरण को सरकार अपनी नीति बना रही है। मरहम लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब कोई मरहम काम नहीं आएगा। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। मैं तो भाई किसी भी कारण से मंदिर बनाते ही इसका स्वागत करता हूं, मगर बहुत देरी कर दी है उन्होंने। चुनाव से पहले ममता के मंदिर मार्ग पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि उनका ये दांव चुनाव में काम नहीं आएगा। तो वहीं लॉकेट चटर्जी ने ममता पर चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। लेकिन ममता बनर्जी हिंदू वोट काटने के लिए थोड़ा कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि 21 में अगर उन रिजल्ट को एनालिसिस किया उन्होंने तो ज्यादातर हिंदू बीजेपी के पक्ष में वोट किया बंगाल में, मुसलमान तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, इसीलिए हिंदू वोट काटने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में धर्म को दिखाने का राजनीति चल रहा है, मंदिर मस्जिद का कंपटीशन चल रहा है, डेवलपमेंट तो है नहीं कुछ। पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा के ऊपर इतना सारा अत्याचार हो रहा है,
डॉक्टर बेटी का मौत हो गया था जिक्र केस में, पूरा लोग जनता पूरा रास्ते के ऊपर आ गया। उसके बाद दुर्गांगन बना के क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? सिर्फ हिंदुत्व वोट के लिए, हिंदू को जगाने के लिए? कोई भी हिंदू लोग पश्चिम बंगाल का बोलिए अभी ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने जितना उन लोगों के साथ किया है, जो तुष्टिकरण का राजनीति किया है, इसका जवाब 2026 में मिलेगा। ममता का ये दांव कितना कारगर साबित होगा, इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट की राय भी आपको सुनाती है। राहुल गांधी क्या क्या किया है हम जानते हैं। तो ममता बनर्जी के लिए ये राजनीति और चुनाव के राजनीति के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि बंगाली ममता बनर्जी को बहुत सालों से देखते हैं कि दुर्गा पूजा के पैंडल में जाके जो चंडी के मंत्र स्तोत्र, दुर्गा स्तोत्र वो पढ़ती हैं और उसको याद भी रहते हैं। तो ममता बनर्जी सिर्फ नहीं, पूरी देश में ये जो हिंदुत्व का नैरेटिव और पॉलिटिक्स, ये तो आज हर पार्टी को करना पड़ रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि 2026 में क्या जनता दीदी के इस धार्मिक मास्टर स्ट्रोक पर मुहर लगाएगी या फिर बीजेपी कोई नई काट लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वंदे मातरम, भारत माता की। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति की हर हलचल हमने आपको दिखाई। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आज की राजनीति की हलचल एक सगाई से भी जुड़ी हुई है, प्रियंका गांधी के परिवार से। पूरी खबर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का, और आज जो राजनीतिक खबरें थी उनमें आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर अटैक से अलग निकलकर एक तस्वीर की बड़ी चर्चा थी। और ये तस्वीर कहाँ है? प्रियंका गांधी के बेटे रेहान से जुड़ी हुई। दरअसल गांधी परिवार में 28 साल बाद कोई शादी होने वाली है, और इससे पहले 8 फरवरी 1997 को प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की शादी हुई थी, और अब रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका के बेटे की शादी की तैयारी है। प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और पूरा परिवार इस वक्त कहाँ है? रेहान वाड्रा की किससे सगाई होने वाली है? जो खबरें इस वक्त चल रही हैं उस पर आधारित रिपोर्ट। जगह पा चुकी हैं। इसके अलावा अवीवा राष्ट्र तो रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई होने वाली है, और इस मौके पर आपको रेहान के माता पिता, उनकी नानी और पनानी की शादी की तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये 4 शादियां, क्योंकि एक तरफ भारत की राजनीति भी इन विवाहों से प्रभावित हुई है, संबंधों से प्रभावित हुई है, और ये संबंध भी कहीं ना कहीं भारत की राजनीति से प्रभावित हुए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 8 फरवरी 1997 जब प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की शादी हुई, 25 फरवरी 1968 जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी हुई। और ये शादी जबरदस्त चर्चा का विषय रही, क्योंकि सोनिया गांधी विदेशी थी और ऐसे
में उनका देश में आना और उसके बाद भारत की राजनीति ने जिस तरह से शेप लिया, कम से कम सोनिया गांधी की लीडरशिप के बाद, वो अपने आप में एक इतिहास है। 29 सितंबर 1974 जब संजय गांधी और मेनका गांधी की शादी हुई, 26 मार्च 1942 जब इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी हुई, और अब 28 साल बाद परिवार में फिर ऐसा कोई मौका आ रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और इस वक्त खबर आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर स्थानीय निकाय के चुनाव बड़े इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। हर पार्टी में बगावत की भी तस्वीर है। हद तो तब हो गई जब आज उद्धव ठाकरे पर भी उनके समर्थकों ने गद्दारी के आरोप लगा दिए। महाराष्ट्र में नगर निगमों के चुनाव से पहले तरह तरह के राजनीतिक रंग सामने आ रहे हैं। कहीं आंसू दिखे तो कहीं आक्रोश। मिसाल के तौर पर शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने मातोश्री यानी उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर उद्धव के खिलाफ नारेबाजी की। शिवसैनिकांबरोबर आमचा जीव जातो, गद्दारीच केली। टिकट वितरण से भड़के उद्धव के समर्थकों ने बीएमसी के वार्ड नंबर 202 में बगावत कर दी है। गुस्सा इस बात पर है कि पूर्व मेयर श्रद्धा जाधव को दोबारा उम्मीदवार क्यों बनाया। तस्वीरें इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि अब तक उद्धव गुट शिंदे गुट को गद्दार कहता आया है, लेकिन अब उद्धव के ही लोग उन पर मातोश्री की चौखट पर खड़े होकर कह रहे हैं कि उद्धव साहब ने हमारे साथ गद्दारी की है। इसी तरह सोलापुर में नामांकन के आखिरी दिन हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा और सारे समीकरण भी बिगड़ गए। फॉर्म पहुंचने में हुई देरी के कारण शिवसेना शिंदे गुट और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पदाधिकारियों का रास्ता रोक लिया। अब जरा जालना की तस्वीरें देखिए। टिकट नहीं मिला तो बीजेपी के स्थानीय नेता रोने लगी। दुख इस बात का है कि कांग्रेस छोड़कर टिकट के लिए ही बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन यहाँ भी आखिरी समय में धोखा मिला। इस गहमा गहमी के बीच पूर्व विधायक गोरंट्याल ने महिला को समझाने की कोशिश की। इसी तरह जलगांव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ता संगीता पाटिल और उनके परिवार के लोग आपा खो बैठे और रोने लगे। परिवार ने पार्टी के विधायक के सामने सवालों की बौछार कर दी। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी ने आरपीआई के साथ टिकट को लेकर न्याय नहीं किया। मुझे लगता है कि ये डिवीजन ऑफ वोट होगा, लेकिन उसका विचार बीजेपी ने करने की आवश्यकता थी। मतलब आरपीआई को इतना मतलब गलत समझना, ये बात अच्छी नहीं है। आरपीआई एक छोटी पार्टी है और ये हर बार लोकसभा में हमको सीट मांगी थी, हमको नहीं दी थी। विधानसभा में एक भी सीट नहीं दी थी, तो हमको भी पार्टी चलानी है। तो इसीलिए पार्टी का अपमान करना बिल्कुल ठीक नहीं है, पार्टी को धोखा देना बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी का रवैया ठीक नहीं है। मैं जरूर एक बार अमित शाह साहब को मैं मिलूंगा और महाराष्ट्र में जो भी कुछ चल रहा है ये हमारे बारे में ठीक नहीं है। और तो और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में भी बगावत के सुर उठे। संभाजी नगर में पार्टी नेता इम्तियाज जलील के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और नामांकन केंद्र पर देर तक ड्रामा होता रहा। खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के बाद नस्लीय हिंसा के तहत हुई हत्या को लेकर जो रिएक्शंस का दौर है वो जारी है। कांग्रेस के सांसदों ने इस पर रिएक्ट किया है, विपक्ष की बाकी दलों ने रिएक्ट किया और इन सब के बीच आपको बता दें, देहरादून में जब आज एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने कहा कि इसमें नस्लीय हिंसा का मामला नहीं, कोई प्री प्लान्ड ये हत्या नहीं थी, बल्कि अचानक हुआ मामला था। हम तो किसी तरह भी हम अपने आप को चाइनीज नहीं मानते हैं और किसी रूप में भी हम मोमो नहीं है, खाने वाला चीज़ है, अच्छा लगता है, वो लोग को भी खाना चाहिए और खाते होंगे। मगर हम लोग चाइनीज नहीं है और हम चिन पोंग चिन कुछ नहीं है, हम भी भारतीय हैं। हाँ, स्थान से हम अरुणाचली है, हम नागा हैं, हम मणिपुरी हैं, हम त्रिपुरा के हैं, मगर हम भारत वंश का एक अटूट सेना। एंजल चकमा सिर्फ त्रिपुरा का नहीं था, वो पूरे भारत का था। लेकिन एंजल के साथ जो हुआ वो दोबारा किसी के साथ न हो, इसकी क्या गारंटी है? थोड़ा सा हिम्मत करिए और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है।
हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल के पिता से फोन पर बात की, लेकिन बात करने का ये तरीका असम से आने वाले कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई को पसंद नहीं आया। मुख्यमंत्री कैमरा के सामने लाउड स्पीकर लगाकर एंजल चकमा जी के पिताजी से जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, वो पूरा नज़ारा भी काफ़ी दुर्भाग्यजनक था। मतलब मानो जैसे कि जो एक निजी बात होनी चाहिए थी कि एक पिता को जब अपने उसके पुत्र जो जिसकी मृत्यु हुई उसको जब उससे बात की जा रही है, उसको भी टेलीविजन के लिए टीआरपी के लिए जिस प्रकार से रिकॉर्ड किया गया। गौरव गोगोई का आरोप है कि पूर्वोत्तर के लोगों के साथ भेदभाव होता है। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की भी टिप्पणी सुनिए। काफ़ी ऐसा हुआ है कि लोग जब उत्तर पूर्वांचल से आगरा जाते हैं या महाराष्ट्र जाते हैं और पर्यटक के बीच में जनप्रिय स्थल पे जाते हैं, तो जिस प्रकार से किसी विदेशी पर्यटक से पासपोर्ट मांगा जाता है, वही सवाल जब असम से, नागालैंड से, त्रिपुरा के लोगों से मांगा जाता है, तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दुख होने का नहीं है, सब देश को दुख होना चाहिए। एक भी घटना देश के लिए ये दुखद घटना होता है, ये समाज के लिए कलंक है। अगर एक भी घटना अगर कहीं होता है तो समाज मिल करके उसको लड़ना चाहिए। इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं मानते हुए और ऐसे घटनाएं नहीं होने के लिए सबको अवेयरनेस करना चाहिए। ये मानसिक तो पुलिस का वर्जन अब इस मामले में एक अलग कहानी कहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच जांच के बाद ही अंतिम सत्य दुनिया के सामने होगा। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें लगातार आगे जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।